तो ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रयास करके और इस भाग के प्रश्नों को आप 5 प्रश्नों को यदि आप ठीक कर लेते हैं तो आप प्रायः बड़ी आसानी से आपको 10 मार्क मिल जाता है। क्योंकि हम यह देखते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए हमें प्रथम पेपर की भी उतनी ही ज्यादा आवश्यकता होती है, और यदि आप फर्स्ट पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका सेकंड वाले क्वेश्चन में यदि कुछ कमी भी रह जाती है तो यहाँ से उसकी परसेंटेज को ज्यादा बन जाती है और व्यक्ति क्वालिफाई कर जाता है। तो अर्थात यानी कि प्रथम पत्र के प्रत्येक भाग को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना है। अब ये जो आपके 5 प्रश्न इस भाग से हैं, तर्क वाले से, गणितीय तर्क वाले से, रीजनिंग के, ये अत्यंत आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे। ये क्या है कि प्रत्येक भाग में इसमें भी कई भाग होते हैं, तो प्रायः आप उन भागों में उनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आप उसकी कूट भाषा को समझ लेंगे कि आखिर में इसका आंसर सही कौन सा होता है। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि इन गणितीय तर्क में भी 4-5 इनके भाग हैं, अर्थात प्रत्येक भाग से एक क्वेश्चन आ जाता है। आप उनसे संबंधित जो प्रश्न है उनका यदि अभ्यास कर लेंगे थोड़ा सा, तो उसके आधार पे आप दी गई श्रृंखला वो आप बड़े आसानी से वहां पर आप आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इस भाग में क्वेश्चन होता है आपका नंबर सीरीज वाला, अंक श्रेणी। जैसे कि आपके सामने वहां पर एक अंक की एक श्रृंखला दी होगी, जैसे 2, 4, 2, 5, 7, इस प्रकार से 10। तो कहने का तात्पर्य है कि वो श्रृंखला जो दी है वो ये चाहती है कि इस श्रृंखला में से या तो सबसे अंतिम वाला आपसे वो पूछेगा अक्षर कौन सा है, संख्या क्या है, या बीच में ही किसी संख्या को वो बोल करके आगे वाली संख्या बताएगा। तो आपके सामने वहां पर 4 विकल्प होंगे। तो वस्तुतः सबसे पहले आप प्रथम दृष्टि में ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो नीचे दिया गया जो सीक्वेंस है, जो नीचे दी गई जो श्रृंखला है, उसमें किस नियम के आधार पर ये आगे के अक्षर बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि इस श्रृंखला में जो अक्षर दिए गए हैं, यानी कि प्रथम अक्षर से लास्ट अक्षर तक, तो वो जिस प्रकार से ज्यादा हो रहे हैं या जिस प्रकार से वो कम हो रहे हैं, कोई ना कोई एक नियम होता ही है। दूसरी बात आप देखेंगे कि वो जो नियम होता है इसका कोई एक निश्चित नियम नहीं होता है कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम है। वो आप वहां पर देख करके उसके सीक्वेंस को आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि 2 के वर्ग को, जैसे 2 में सबसे पहली संख्या को 2 रखा, 2 में 1 जोड़ करके 3 संख्या को पहले रख दिया, पहली संख्या 2 में फिर 1 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 2 का वर्ग रख दिया 4 में प्लस फिर से 1 जोड़ दिया, फिर 6 रख दिया, 6 में फिर 1 जोड़ दिया, अर्थात 7। इस प्रकार से आप देखते हैं क्रम में। और भी इसके बहुत सारे क्रम हो सकते हैं, जैसे कि वो 3 का वर्ग करना चाह रहा हो तो 3 के बाद कभी कभी संख्याएं आपकी गुणा में भी दी रहती है। वो चूंकि ज्यादा सरल होता है तो वो क्या करते हैं, अधिकांशतः वो संख्या को वर्ग में रख देते हैं। जैसे 2 सबसे पहली संख्या उन्होंने रखी 4, दूसरी संख्या उन्होंने रखी 9, तीसरी संख्या उन्होंने रखी 16, चतुर्थ संख्या उन्होंने रखी, चतुर्थ संख्या 9 नहीं, पहली संख्या रखी 4, दूसरी संख्या रखी 9,
तीसरी संख्या 4 3 3 4 चौक 16 रखी, फिर पांचवी संख्या रखी 25। तब वो आपसे आगे वाली संख्या भी पूछ सकता है कि छठवीं संख्या कौन सी है। तो आप ये देखेंगे कि पहली संख्या 4 है, जिसका मतलब ये 2 का वर्ग है। तीसरी संख्या 9 है, तो ये 3 का वर्ग है, 3 गुना 3। अगर तीसरी संख्या आपकी 16 है, तो आप देखेंगे ये पहले के समान ही एक एक संख्या बढ़ता हुआ हमारा वर्ग आगे चल रहा है। तो 4 गुना 4 बराबर 16। पांचवी संख्या आपकी 25 होती है, चतुर संख्या, तो 5 गुना 5 बराबर 25 होता है। उसी प्रकार से आगे वाली संख्या आपका 6 इंटू 6 होगी, अर्थात 36 आपकी संख्या होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास गुप्त होंगी, आप किताबों में इसका अंक श्रेणी को आप नंबर सीरीज को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये ज्यादा कठिन नहीं होता है। आपको उसकी श्रृंखला का आपको नियम पता लगाना, ठीक है। ये वाली हो जाती है आपकी अंक श्रेणी नंबर सीरीज का। इसका आप अपने बुक से अभ्यास करेंगे। आगे आपको बताता हूँ, एक और होता है आपका कूट लेखन होता है, कोडेज जिसे कहते हैं, कोड भाषा में कहा जाता है। देखिए, आपने ये देखा होगा कि प्रायः एक ये भी आता है कि वहां पर इंग्लिश में किसी का नाम दिया रहता है, जैसे कि राम को वहां पर क्या कहते हैं, 120 की संज्ञा दी जाती है। राम का मतलब, अगर राम को यदि मशीनी भाषा में 120 कहते हैं, 120 है, तो आपका TAM को क्या कहेंगे? तो अर्थात उसी के जैसा मिलता ही तर्क वहां पे आपके सामने एक ABCD में आता है। तो उसके लिए उसको क्या होता है, ये जो कोड होता है ABCD को हम वहां पर संख्या से, किसी अंक की संख्या से वहां पर बताते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि किसी के नाम को, जैसे सीता को वहां पर बदल के गीता कर दिया जाता है, या कुछ रमा कर दिया गया, तो उसी प्रकार से दूसरा एक शब्द दिया रहेगा, उस शब्द के आधार पर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ABCD के सभी अक्षरों को याद करना चाहिए। जैसे A आपके पहले नंबर का, B सेकंड, ABCDEFGHIJK M आपका 13 नंबर का आता है। M जो अक्षर है वो इंग्लिश वर्णमाला में 30 नंबर पे आता है, तो आपको 13 तक आपको ये होने चाहिए। फिर उसके बाद में N आपका 14 नंबर, ऐसे करके आपसे 14 से लेकर आपके 26 तक आपको इस प्रकार से आप उसको क्लियर करते। तो कहने का तात्पर्य है, जो इंग्लिश के वर्णमाला के शब्द हैं, आप उनको अपने अंकों की संख्या में भी डिवाइड कर लेते हैं कि ये यहाँ पर इतने नंबर का वर्ण है। यदि आपके सामने कोई शब्द दिया आता है, जैसे कोई भी XYZ, सपोज कोई शब्द आया आपके सामने, जैसे कि वहां पर लिखा है कि FOX दिया हुआ है, उसको कूट भाषा में GPI कहते हैं। तो DOG, डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप देखेंगे FOX, तो इन्होंने क्या लिखा है GPY। तो देखिए, F आपका पहला अक्षर है जिसका, उसके सामने उन्होंने G रख दिया है, तो ABCDEFG, अर्थात F के बाद वाला अक्षर ही दूसरे शब्द का पहला अक्षर है। दूसरा देखेंगे O, FOX में O है, तो O के बाद में GP को रखा हुआ है, OP, अर्थात पहले शब्द का जो अक्षर है उसके आगे वाला अक्षर ही क्रम से दूसरे वाले शब्द में रख दिया है। और X है, XY, तो वहां पर GPY। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर
FOX को GPY में बताया, तो आप बताएंगे कि DOG को क्या लिखा जाएगा? तो हम देखेंगे D का आगे वाला अक्षर कौन सा है, ABCDE, E, अर्थात हमारा D की जगह E बनेगा, O की जगह आपका P बन जाएगा, OP, और G की जगह आपका H बन जाता है। तो आप देखेंगे डॉग की जगह यहाँ पर EPH हमारा आंसर इसमें से, क्योंकि क्या करते हैं वो लोग कि पहला अक्षर सभी का समान रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अंतिम वाले अक्षर पे ही जाकर के डिसाइड हो पाता है कि दोनों में कौन सही है, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा वो सोचेगा कि इनमें से चारों एक जैसे ही है। यहाँ पर भी देखेंगे EPH, EPI, EPJ, PEH, तो ये काफी मिलते हैं। थोड़ा सा आपको हमें करके मेहनत निकालने पड़ेंगे ये, और ये उतने ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, और ये कूट लेखन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें थोड़ा सा भी आप अपना समय देंगे तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन को सवाल कर पाते हैं। हम कूट लेखन में बस हमको यही ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में वो काफी बड़ा आपको दूर तक दे देगा, जैसे कि ए दिया है तो ABCDEFGHIJK, तो वो आपको 11वां अक्षर दे रहा है, उस अक्षर से 11वें अक्षर में वो उसका विकल्प दे रहा होता है। तो आपको वहां पर ये आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए कि कौन अक्षर की कौन सी नंबरिंग होती है, ये कौन से नंबर पे है, ये कौन से नंबर का अक्षर यहाँ पे दिया है। इसकी जगह हमें भी 11वें नंबर का अक्षर चयन करना होता है। तो इस प्रकार से आप ये जो कूट भाषा है, कोडिंग भाषा है, हम इसको अंकों के साथ में आसानी से इसका आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जैसे कहीं बताते हैं कि किसी कूट भाषा में मद्रास को NVESBT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? तो आप देख सकते हैं मद्रास को NVESBT कहा है, तो M की जगह M का एक आगे वाला अक्षर यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है MN, A को आगे बढ़ा दिया B कर दिया, D को E कर दिया, R को S बढ़ा दिया है, A को V कर दिया है, S को T। इसका मतलब पहले नियम में जो उसने बताया कि उन्होंने क्या किया है कि पहला जो अक्षर है उससे एक आगे वाला अक्षर वहां पर उन्होंने रख दिया है सभी अक्षरों में। हमने सबको देख लिया, तो हम यहाँ पर आराम से बता देंगे कि बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा। BOMBAY को, अर्थात B का आगे वाला क्या है, B का C, O का MNO, P आ जाएगा तो CPCPMOCPO, B का फिर C आ जाएगा CPOC, A का B आ जाएगा, Y का XYZ आ जाएगा, तो CPOCBZ। इस प्रकार से ये कूट यहाँ पर निकलता है। ये ज्यादा कठिन नहीं होता है, आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चनों को सही कर लेते। और दरअसल क्या होता है कि आप ये आप जैसे मैंने कल आपको बताया थे कि अध्ययन बोध के 5 प्रश्न वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होते हैं। आज ये जो आपको बता रहा हूं मैं गणितीय तर्क के प्रश्न, ये भी आपके लिए बिल्कुल प्लस पॉइंट है। इनमें पूर्व निर्धारित तो नहीं है, केवल आपको अभ्यास करना है कि इस समस्या की श्रृंखला का समाधान कैसे सामने आता है। दूसरा मैंने आपको शिक्षण की प्रकृति में बताया था, शिक्षण अभिक्षमता, वो भी आपके लिए अत्यंत सरल है। 5 प्रश्न आप उसमें से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अनुसंधान रिसर्च में भी मैंने आपको समझा दिया था, थोड़ा आप अपनी बुक से अभ्यास करेंगे तो प्राय आप इस प्रकार से आपको काफी ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, लेकिन जो भी आपको पढ़ना है वो अर्थ संगत पढ़ना है, तर्कयुक्त पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसी में रीजनिंग में तीसरा भाग है आपका संबंध का आता है, रिलेशनशिप। देखिए ये भी एक प्रश्न दिया रहता है रिलेशनशिप से, आपके चित्र में दिया हुआ व्यक्ति उसकी माँ का, बेटे का, भाई का बेटा हो, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखे होंगे। तो चूंकि
जैसे कई प्रकार के बच्चे जो एक पहेली खेलते हैं, पहेली ग्रामीण परिवेश में बच्चों के द्वारा कहा जाता है पहेली का, तो एक मनोरंजन जैसा है, ये बताइए। तो एक मानसिक थोड़ा तर्क को यहाँ पे पूछा जाता है कि परीक्षार्थी कितनी जल्दी किसी विषय को तर्क अर्थात बिखरे हुओं को कितनी जल्दी एक सूत्र में बांध लेता है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि जो कि आपके संबंध को बताते हैं। जैसे मामा के लड़के की बुआ हमारी कौन है। आप ये क्वेश्चन सोचिए कि आपके मामा के लड़के की बुआ आपकी कौन लगी। तो कभी कभी तो फिर हम अगर वैसे सोचते हैं तो हमें जल्दी आंसर नहीं मिलता, तो हमें प्राय यहाँ पे सिंबॉलिक हम यूज करते हैं। हमें यहाँ पर एक पारिवारिक वृक्ष बनाना चाहिए। पारिवारिक वृक्ष का मतलब होता है फैमिली ट्री। जैसे कि आप किसी बाहर को सोचने की बजाय आप अपने परिवार में ही उस प्रकार उदाहरणों को रख के सोचिए। मैं सोचता हूँ जैसे मेरे मामा का बेटा, मेरे मामा उनका बेटा, उसकी बुआ अर्थात उसके पिता की बहन, मामा की बहन मेरी कौन, मेरी माँ लगी, वो मेरी माँ हुई। तो इस प्रकार से प्राय या तो मेरी वो माँ होगी, अन्यथा वो हमारी मौसी भी हो सकती है, क्योंकि वो भी मेरे मामा की बहन ही है, उस लड़के की बुआ लगेगी। अगर माँ का ऑप्शन हो तो माँ सही है, अगर मौसी का ऑप्शन हो तो मौसी सही है। दोनों तो होंगे नहीं, किसी एक को ही दिया रहेगा वहां। तो इस प्रकार से ही आपको अन्य भी बहुत सारे आरेख होते हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार से संबंधों को आपको खोजना पड़ता है। संबंध आप देखते हैं कि और ऐसे प्रश्नों को करते समय आप प्रायः अपने ही परिवार के लोगों के साथ में इस प्रकार से आप खुद को वहां पर एक सबसे मेन बीच में रखिए। आप अपने अनुभव से इधर उधर देखिए तो आपको बड़े आसानी से पता लग जाएगा कि ये मेरा कौन है, उनका रिश्ते में यहाँ तक कौन आता है। तो बड़े आसानी से आप ये बात पता लगा सकते हैं। जैसे आप एक और उदाहरण देखेंगे, एक आदमी एक लड़के के बारे में बताता है, एक आदमी एक लड़के के बारे में बताता है, कहता है यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। यह लड़का मेरे पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा है। अब बताइए कि आदमी का वह लड़का क्या लगता है। आदमी का वह लड़का क्या लगता है? भाई लगेगा, साला लगेगा, बेटा लगेगा या भतीजा लगेगा? तो स्वाभाविक है कि आदमी बता रहा है कि यह लड़का मेरे पिताजी के अर्थात मेरे पिताजी के इकलौता बेटे का बेटा है, अर्थात मैं ही हुआ। अगर मेरे पिताजी का इकलौता बेटा कौन हुआ? मैं ही हुआ, तो मेरा ही बेटा है ये। तो राय ऑप्शन यहाँ पर बेटा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यदि अपने ऊपर सोच करके हम यदि ये कार्य करते हैं तो संबंध वाले प्रश्न भी बड़ी आसानी से हम समाधान कर लेते हैं। और आप सभी के पास में बुक तो होंगे ही, तो आप उन बुकों के आधार पर भी अपने को आप अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम यह कर पाते हैं। और भी देखेंगे आगे कि एक तो आपके
कुछ आपके वर्गीकरण के क्वेश्चन भी होता है, क्लासिफिकेशन में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे कि यह पूछेगा कि इनमें से कौन सा चिन्ह है, 4 विकल्प दिए रहेंगे आप हमने, तो वो इनमें से अलग है। कभी तो वहां पर अक्षर या कुछ शब्द आदि में हो सकता है, कभी वो नंबर आदि में भी पूछ सकता है। जैसे शब्द आदि में पूछ लेगा तो 3 शब्द तो प्राय कहीं ना कहीं से पर्यायवाची शब्द मिलते जुलते रहेंगे, तो आपको एक जो उनमें से असमान होता है उसी का चयन करना होता है। और या फिर यदि वो नंबर का देता है, नंबरिकल सीरीज आपके सामने देता है, तो कभी कभी ऑड नंबरों की श्रेणी होती है, कभी एवन हो जाती है, सम विषम संख्या में होता है, तो कभी कभी 3 संख्या विषम दी है, एक संख्या सम होती है, तो आपको ये बताना है कि ये इनसे अलग होता है। कभी कभी क्या होती है कि 3 संख्याएं वहां पर यानी कि किसी ना किसी से कट जाती हैं, 2 से पूरी कट जाती है, पूर्ण संख्या होती है, इससे नहीं कटती है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप थोड़े से ध्यान देने मात्र से आप उनमें भेद विभेद कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण कर पाते हैं कि ये इनमें से नहीं होता है। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन का प्रकार होता है। तो यहाँ से भी हम बड़े आसानी से इस कार्य को कर पाते हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसी भाग में कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन होता है। कैलेंडर क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, प्राय कठिन नहीं होता है। आप इसको यदि समझ लेंगे, क्योंकि जो 365 दिन का हमारा जो समय होता है और हम उसी को मानते हैं, 365 दिन का एक साल होता है, 100 वर्ष होता है। और फरवरी अब क्या होता है कि हर 3 साल बाद चौथे साल में एक लीप वर्ष पड़ता है। लीप वर्ष में क्या, लीप वर्ष में एक दिन आपका ज्यादा बढ़ जाता है, 366 दिन का साल माना जाता है। तो कैलेंडर में भी आपको उसी प्रकार से बढ़ जाता है, अर्थात जिस सन में 4 का भाग पूरा चला जाता है, जिस सन में जैसे अभी 2020 चल रही है, 2020 में आप 4 का भाग दे दीजिए, पूरा कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये पता चल जाएगा कि 2020 आपका लीप वर्ष है। लीप वर्ष मतलब एक दिन जोड़ा गया, अर्थात फरवरी का जो मंथ है वो यहाँ पर 29 तारीख का है, 29 दिन का फरवरी है। तो लीप वर्ष में प्राय एक दिन आगे बढ़ता है। और ये देखते हैं कि प्राय हर वर्ष एक दिन आगे निकलता है। इस वर्ष ये गणना है तो अगले साल इसी दिन को एक दिन आगे चला जाता है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा देखेंगे, अभ्यास उसको आप करेंगे तो आपको भारतीय कैलेंडर जो है, अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है, अंग्रेजी कैलेंडर, उससे आप इस प्रकार से आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से हम इस प्रकार इनको निकाल सकें। तो ये भी कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है, आप आसानी से इसको देखेंगे, आराम से पता चल जाता है। और ये उतना कठिन नहीं आता है, कभी कभी इस मंथ का उस मंथ तक आ जाता है, कभी हम अपनी अंगुली पे गणना करके भी बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। क्योंकि तो उसके लिए हमको 7 का भाग करना पड़ता है, 7 चौक 28, एक सप्ताह में 4 दिन होते हैं, तो 4 सप्ताह 2 दिन, यदि 30 दिन का महीना है तो एक सप्ताह 2 दिन होता है। तो जनवरी के प्रथम जनवरी को यदि शनिवार था तो 31 जनवरी को क्या होगा, तो आप देखिए 7 चौक 28,
28 तक आपका शुक्रवार रहा। प्रथम जनवरी को आपका शनिवार रहा। 1 2 3 4 5 6 7 7 जनवरी को आपका शुक्रवार, 14 जनवरी को आपका शुक्रवार, 21 जनवरी को शुक्रवार और 28 जनवरी को भी आपका शुक्रवार था। अब शुक्रवार 28 के बाद में आपका 29 30 31 शुक्रवार शनिवार अर्थात 31 तारीख को मंडे है। इस प्रकार से हमें इस कैलेंडर हम प्रश्नों का आंसर दे लेते हैं। ठीक है, आगे का एक और होता है आपका घड़ियों का भी क्वेश्चन, इसी में ही आ जाता है। मैंने आपको बताया था इसमें कुछ 4-5 सब भाग हैं, सब यूनिट हैं, तो एक घड़ी वाला भी इसी में आता है प्राय। तो घड़ी को ज्यादा कठिन समझना नहीं होता है, आपको थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। घड़ी क्या होती है, 360 के एंगल पे घूमती है सभी घड़ियां, 360 में के पूरे वृत्त पर घूमती है। ठीक है, और प्रत्येक 2 घड़ियां 3 सुइयां अपना घूमती है। तो इस प्रकार से आपको ये देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि घड़ी में इस वक्त 11 बज रहे हैं, वास्तविक देखने से 11 बज रहे हैं, लेकिन जब आप उसके सामने शीशे को रखते हैं तो कितने बज रहे हैं, तो शीशे में देखने पर कितने बजेंगे। तो उसके लिए जो हम एक्चुअल टाइम होता है उसको हम 12 से घटा देते हैं केवल। तो 12 घंटे में से 11 बजे घटा देंगे तो 1 बजेगा, शीशे में देखने पर 1 बजता है। कभी कभी क्या होता है कि वो ये पूछता है कि शीशे में जब हमने देखा, दर्पण में जब हम देखते हैं मिरर में, तो 5 बज रहे, तो उस वक्त घड़ी में वास्तविक टाइम क्या हो रहा। तो आप क्या करेंगे कि 12 घंटे में से 5 बजे को यहाँ पर घटा देते हैं, तो 12 में से 5 गए तो 7 बज रहे। अभी उस वक्त घड़ी में एक्चुअल टाइम 7 बजने का हो रहा है। कभी कभी ये संख्या वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और हार्ड करने के लिए आपसे मिनटों में भी पूछ लेते हैं। यदि घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, घड़ी में देखने पर 8:30 का टाइम हो रहा है, तो वास्तविक टाइम यह यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कितने बजेंगे, तो आपको 12 में से 8 घंटे 30 मिनट घटा देने हैं। तो 12 में से 8 घंटा 30 मिनट घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 का मिनट ले लिया, 60 मिनट में से 30 गए, 30 मिनट बचे, इधर 11 बचा, 11 में से 8 गए, 3 बचे, तो 3 घंटा 30 मिनट, अर्थात 8:30 को यदि घड़ी में टाइम हो रहा है, तो हम उसको यदि दर्पण में देखेंगे तो वो हमको 3:30 का समय दिखाई देगा। तो और भी घड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपको 1-2 बार उसमें किताब में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कि प्रायः 1 घंटे में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार आपस में मिलती है या कितने अंश का कोण बनाती है। आप ये देखेंगे कि उसमें 4 कोण बनते हैं। एक कोण 90 डिग्री अंश का होता है, पहला कोण 12 से लेकर के 3 के बीच तक 15 मिनट का 90 अंश का कोण। सीधे जब आधा घंटा हो जाता है तो 180 डिग्री का कोण हो जाता है, और फिर इधर चले जाते हैं तो 970 डिग्री का कोण होता है, फिर पूरा ऊपर आ जाता है घड़ी, तो घंटे पर आ जाता है 360 डिग्री का कोण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा घड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और आप ये 5 क्वेश्चन अपने बड़ी आसानी से कर पाएंगे। नेटवर्क की समस्या है, इसलिए नेट नहीं चलता है, उस कारण से आज इस प्रकार से आपसे जुड़ने का लाभ प्राप्त हुआ।
आचार्य परवेश जी से निवेदन करते हैं कि यदि इनकी आज्ञा हो तो कक्षा को यहीं समाप्त किया जाए। जी जी महोदय जी। हरिओम। जी महोदय जी। जी हरिओम। हरिओम। जी कौशलेश महोदय जी, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज हेलो। आ रही है? जी जी कौशलेश महोदय जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? विश्वनाथ महोदय जी। जी 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 गुरु जी। जी विश्वनाथ महोदय जी, तो आप कौशलेश महोदय जी को आप परमिशन मतलब बोल दीजिए कि यदि वो चाहते हैं, समय का अभाव है तो हम कल कर लेंगे। शायद कौशलेश महोदय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो विश्वनाथ महोदय जी। हरिओम। तो सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि हम लोग कक्षा कल करेंगे। कौशलेश महोदय जी। जी 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 कौशलेश महोदय जी, हाँ हम लोग कल कर लेंगे फिर कक्षा। जी जी। ओके, ठीक है, ठीक है नमस्कार। कौशलेश महोदय जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपके चरणों में वंदन अभिनंदन, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी, जो आपने नेट ना होने की उसमें भी आपने हम लोग